नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय लोकतंत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी और अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय आज लगातार दूसरे दिन भारत राष्ट्र समिति के विधान परिषद सदस्य के कविता से पूछताछ कर रहा है। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत दूसरी सतत वित्त कार्य समूह की बैठक राजस्थान के उदयपुर में शुरू। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भारत गौरव रेलगाड़ी को आज दोपहर बाद रवाना किया जाएगा। थाईलैंड नरेश ने मई में आम चुनाव से पहले संसद भंग की और मध्य प्रदेश के भोपाल में आज शाम ISSF निशानेबाजी विश्व कप के भव्य उद्घाटन की तैयारी पूरी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय लोकतंत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के मुद्दे को लेकर आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। नारेबाजी के बीच दोनों सदन पहले दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए। राज्यसभा की कार्यवाही अब कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में सदन की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस, DMK, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और उन्होंने अदानी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति की जांच कराने की मांग शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर लौट जाने की अपील की और कहा कि वे सदन में व्यवस्था बनाए रखें। मैंने कल भी सभी दलों के नेताओं से व्यक्तिगत आग्रह भी किया था। सदन के माध्यम से पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन चले। सब बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, सबको बोलने का मौका देंगे। उधर राज्यसभा में इसी तरह की स्थिति रही। जब सदन की बैठक सुबह शुरू हुई तब सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों द्वारा अदानी समूह के मुद्दे पर प्रस्तुत सदन स्थगन नोटिस की अनुमति नहीं दी। श्री धनखड़ ने कहा कि लोगों को सांसदों से अपेक्षा है और वे सदन में चर्चा और विचार करें तथा व्यवस्था बनाए रखें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने श्री गांधी की टिप्पणियों के लिए उनकी माफी मांगने से संबंधित नारे लगाने शुरू किए। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और वाम दलों के सदस्यों ने अदानी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराए जाने की मांग करते हुए खड़े हो गए। शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही पहले दोपहर बाद 2 बजे तक फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हाल के ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत में लोकतंत्र पर उनकी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता पर निशाना साधा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि यह भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ लगातार साजिश है। ये मनीशंकर अय्यर और राहुल गांधी में क्या डिफरेंस है? मनीशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आह्वान करते हैं कि हमें मोदी को हटाना होगा, हमें इस सरकार को गिराना होगा। आइए पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी मिलकर काम करेंगे और भारत को कम आंक के आते हैं। और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा में बताया कि कृषि बुनियादी ढांचा निधि के अंतर्गत अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 17,000 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए सबसे अधिक 4,275 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि स्वीकृत की गई है। सरकार ने आज लोकसभा में बताया कि 2,550 खेलो इंडिया एथलीट का चयन खेलो इंडिया योजना के तहत किया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि अधिकांश खेलो इंडिया एथलीट देश के ग्रामीण इलाकों से हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल की गई है। वर्ष 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। ये जानकारी कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि देश में उगाए जाने वाले सामान्य प्रकार के मोटे अनाज में शामिल हैं बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, सांवा, कोदू, कुट्टू और रामदाना।
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय आज लगातार दूसरे दिन भारत राष्ट्र समिति के विधान परिषद सदस्य के कविता से पूछताछ कर रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से ईडी के दिल्ली कार्यालय में कल 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर ने पार्टी नेताओं की ओर से काम करते हुए दक्षिण के एक समूह से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि बीआरएस के विधान परिषद सदस्य के कविता दक्षिण समूह की एक प्रमुख सदस्य हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के लाइफ मिशन घोटाला मामले में यूनिटेक बिल्डर्स के प्रबंध निदेशक संतोष अप्पन को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2018 के बाढ़ में अपना आश्रय खोने वाले गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए लाइफ मिशन परियोजना को वास्तविक रूप दिया गया था। यूनिटेक बिल्डर्स को त्रिशूर जिले के वडक्कनचेरी में घरों के निर्माण के लिए अनुबंधित किया गया था। संतोष अप्पन को पूछताछ के लिए कोच्चि स्थित ईडी कार्यालय बुलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। G20 सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक आज राजस्थान के उदयपुर में जलवायु वित्त के लिए समय पर और इसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के तंत्र की पहचान करने के आह्वान के साथ शुरू हुई। बैठक के पहले दिन कुछ अंतर्दृष्टिपूर्ण प्रस्तुतियां दी जा रही हैं और पिछली बैठकों की प्रमुख बातों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक के दौरान सतत निवेश का समर्थन करने के लिए एक G20 कार्यशाला भी हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप का अपना 6 दिवसीय दौरा संपन्न कर आज दोपहर में कोच्चि से दिल्ली के लिए रवाना हुई। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति को राज्य के उद्योग मंत्री पी राजीव और राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों ने विदाई दी। इससे पहले राष्ट्रपति दक्षिण भारत की अपनी यात्रा के आखिरी चरण में लक्षद्वीप से कोच्चि पहुंची। अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर किए गए हमले की निंदा की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि वो ऐसे कार्यालयों और वहां काम कर रहे अधिकारियों की सुरक्षा का वचन देता है। अमेरिकी सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि तोड़फोड़ की घटना पूरी तरह अस्वीकार्य है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अक्टूबर 2020 में दर्ज एनजीओ टेरर फंडिंग मामले में पहली गिरफ्तारी की है। एनआईए ने बताया कि उसने श्रीनगर से खुर्रम परवेज के करीबी सहयोगी इरफान महराज को गिरफ्तार किया है, जो उसके संगठन जम्मू और कश्मीर सिविल सोसाइटी गठबंधन जेकेसीसीएस के साथ काम कर रहा था। एनआईए ने जांच के दौरान पाया कि जेकेसीसीएस घाटी में आतंकी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध करा रहा था। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भारत गौरव रेलगाड़ी को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से आज दोपहर बाद 3:20 पर झंडे दिखाकर रवाना किया जाएगा। डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन 15 दिन की अपनी यात्रा में असम में गुवाहाटी, शिवसागर, फुकेटिंग और काजीरंगा, त्रिपुरा में उनाकोटी और अगरतला, नागालैंड में दीमापुर और कोहिमा तथा मेघालय में शिलंग और चेरापूंजी तक जाएगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने बताया कि हमारी प्राथमिकता उत्तर पूर्व राज्य हैं। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने जो एक नया संकल्प किया है कि नॉर्थ ईस्ट को भी भारत में सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी चीज है इसके साथ जोड़ा जाए, और रेलवे जो था सबसे बड़ा उसमें बहुत कम काम हुआ था, तो इसी के ऊपर फोकस करके हम बार बार नॉर्थ ईस्ट को भारत से मुख्य स्ट्रीम में जोड़ने के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज है जो संस्कृति से जुड़ी हुई है। सांस्कृतिक विरासत के साथ में 7 सिस्टर्स में जो भी काम हो रहा है वो स्टेट में, तो वहाँ पे अगर उनका एक गौरवशाली इतिहास बन जाए और उसे जुड़ी हुई ट्रेन आज रवाना हो रही है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 220 करोड़ 65 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। अब तक 95 करोड़ 20 लाख से अधिक को दूसरी डोज, जबकि 22 करोड़ 86 लाख से अधिक लोगों को एहतियाती डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 699 नए मामले दर्ज किए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने निवास स्थान पर पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा आयोजित उगादी मिलन समारोह का उद्घाटन किया। श्री नायडू के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें उगादी समारोह में शामिल होकर प्रसन्नता हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संस्कृति के प्रति पूर्व उपराष्ट्रपति के लगाव और दशकों के उत्साह को देखा है कि वो कैसे महत्वपूर्ण पर्व मनाते हैं। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। थाईलैंड नरेश ने देश की संसद भंग कर दी है, जिससे मई महीने की शुरुआत में आम चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रधानमंत्री प्रयुत चांग-ओचा की नई कंजर्वेटिव रॉयलिस्ट पार्टी के सामने पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की पुत्री पायतोन गतान के नेतृत्व वाली फेऊ थाई पार्टी की चुनौती है। हालांकि चुनाव की तिथि तय नहीं की गई, लेकिन संविधान के अनुसार संसद भंग करने के 60 दिन के अंदर चुनाव कराया जाना जरूरी है। मौसम विभाग ने तेज बारिश की आशंका को देखते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी से खास बातचीत में चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अनुमान है। पंजाब हरियाणा में काफी बारिश हुई, इवन पूरे उत्तर भारत में, सेंट्रल इंडिया में भी बारिश हुई है और जो पहाड़ों में भी स्नोफॉल भी रिकॉर्ड किया गया, जिसमें टेम्परेचर में काफी कमी आई है। पिछले दिनों में जो टेम्परेचर है वो 6 से 8 डिग्री जो ड्रॉप हुए कई जगह पे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगी, 23 को अप्रोच करेगी, जिसका इफेक्ट पंजाब और हिमाचल के इलाकों में रहेगा, बारिश रहेगी और साथ में 24 तारीख को जो एक्टिविटी है थोड़ी बढ़ेगी। नवरोज या पारसी नववर्ष आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में सभी की खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाला वर्ष अधिक समृद्धि लाए और समाज में एकजुटता की भावना को आगे बढ़ाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने विस्तारित निधि सुविधा के तहत कर्ज में डूबे श्रीलंका के बेलआउट कार्यक्रम को अपनी स्वीकृति दे दी है। IMF ने कहा है कि कर्ज की पहली किस्त अगले कुछ दिनों में जारी कर दी जाएगी। श्रीलंका को तुरंत 33 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा है कि उनका देश बांग्लादेश और दक्षिण के अन्य क्षेत्रों को एक आर्थिक जोन के रूप में देखता है और वो भारत तथा बांग्लादेश के सहयोग से बंगाल की खाड़ी, उत्तर पूर्व भारत औद्योगिक मूल्य श्रृंखला अवधारणा का उपयोग समूचे क्षेत्र के विकास के लिए करेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आज ISSF निशानेबाजी विश्व कप के भव्य उद्घाटन समारोह के लिए पूरी तरह तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के अध्यक्ष लुसियानो रोसी और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष रनिंदर सिंह उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग अकादमी में नवनिर्मित फाइनल हॉल का वर्चुअली शुभारंभ भी करेंगे। इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे 30 देशों में भारत और चीन के दल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हैं। ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल प्रतियोगिता में कल से लगातार 5 दिनों तक कुल 10 फाइनल मुकाबले होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज नवी मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा, जबकि यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय लोकतंत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी और अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय आज लगातार दूसरे दिन भारत राष्ट्र समिति के विधान परिषद सदस्य के कविता से पूछताछ कर रहा है। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत दूसरी सतत वित्तीय कार्यसमूह की बैठक राजस्थान के उदयपुर में शुरू। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भारत गौरव रेलगाड़ी को आज दोपहर बाद रवाना किया जाएगा। थाईलैंड नरेश ने मई में आम चुनाव से पहले संसद भंग की और मध्य प्रदेश के भोपाल में आज शाम ISSF निशानेबाजी विश्व कप के भव्य उद्घाटन समारोह के लिए तैयारियां पूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।